हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट 50 डेज मैराथन। इस 50 डेज मैराथन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑलरेडी हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक कंप्लीट कर लिया। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस 50 डेज मैराथन में हम लोग पूरे सीसैट के कोर्स को कवर करेंगे। मैथ्स के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद इंग्लिश होगा। और एवरी वीक, एवरी संडे वी विल बी डूइंग द लाइव डाउट सेशन। एवरी संडे हम लोग लाइव डाउट सेशन करेंगे एट 1 PM। बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, वो हमारे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां ज्वाइन कर लें। यू विल बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स ओवर देयर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम स्पेसिफिकली पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हर चैप्टर में आपको मिलता है। तो मैंने ये कोशिश किया कि हर चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें से उठा उठा कर दूं। तो मैंने इसमें एवरेज के भी क्वेश्चन दिए, परसेंटेज के भी दिए, रेशियो के भी दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के भी दिए, प्रॉफिट लॉस के भी दिए, मिक्सचर के भी दिए। तो मैं ये दिखाऊंगा कि एलिगेशन है क्या। ओके, देखिए एलिगेशन करने से पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि वी हैव टू ग्रुप्स, और अगर दो ग्रुप का, एक ग्रुप का एवरेज स्कोर है 20 और दूसरे ग्रुप का एवरेज स्कोर मान लेते हैं कि 30 है, तो ये बात तो आप समझ लो कि मैंने एवरेज में भी पढ़ाया था कि एवरेज जो होता है, यानी टोटल का जो एवरेज होगा, वो ऑब्वियसली इस दो वैल्यू के बीच में कहीं रेंज करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं ये मान लूं कि अगर मेरा एवरेज 25 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, नंबर्स है, वो इक्वल। पक्का ना सर? नंबर इक्वल है तभी आपका एवरेज बीच में आए। अगर नंबर इक्वल नहीं रहता, मान लेते हम ये कहते हैं कि 27 है, तो किसका कितना है ये पता करना पड़ेगा कि इसके कितने नंबर्स हैं और इसके कितने नंबर्स हैं। तो इस लॉजिक को हम कहते हैं कॉम्पोजिट मीन। तो बेसिकली एलिगेशन जो है वो कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब कंबाइंड। कंबाइंड जब देगा तो दो डिफरेंट ग्रुप्स रहेगा, दो डिफरेंट रेंज रहेंगे, और जो टोटल होगा वो दोनों डिफरेंट रेंज के कहीं बीच में होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? एलिगेशन लगेगा कब, क्या करना है सबको पता है, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन करेंगे कब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 100 kg का राइस है, मैंने 20 kg बेचा, फॉर एग्जाम्पल, या मान लो मैं ये कहता हूं कि 100 kg के राइस है, मैंने एक पार्ट बेचा 25 रुपया पर केजी में, एक पार्ट बेचा मैंने, अदर पार्ट बेचा मैंने 40 रुपया पर केजी में। तो और एवरेज जो मुझे प्राइस हुआ वो है 32 रुपीज। तो बताओ कि इस पार्ट का कितना क्वांटिटी, इस पार्ट का कितना क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन को समझो। वी हैव द टोटल क्वांटिटी, वो बात की बात है। वी हैव वन रेंज, we have other range, we have the average value. Average is always between the smaller and the higher value. So this is clear to all. तो हम यहां पर क्या करेंगे, एलिगेशन करने का तरीका होता है चीपर, मीन और डियरर। चीपर मतलब होता है स्मॉलर वैल्यू, डियरर मतलब होता है लार्जर वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, और मीन मतलब होता है टोटल एवरेज, टोटल का एवरेज।
अभी हमें करना क्या है, इस दोनों वैल्यू के डिफरेंसेस को निकालकर यहां लिखना है और इन दोनों के भी डिफरेंसेस निकाल के यहां लिखने हैं। मैंने डिफरेंसेस कहा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि दिस माइनस दिस, क्योंकि जब आप दिस माइनस दिस करते हो तो नेगेटिव सिंबल एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि कैलकुलेट द डिफरेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। नाउ वी विल गेट वन वैल्यू एंड वी विल गेट वन वैल्यू ओवर हियर। इस वैल्यू को हम कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं इसको? रेशियो। अभी रेशियो जब अपने को जो वैल्यू मिलेगा, मेरा ड्यूटी रहेगा कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। किस में करें? सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। तो आई विल गेट वन अदर वैल्यू, यस और नो। मान लो तुमको यहाँ पे मिला 8 और तुमको यहाँ मिला 10, तो तुम इसको छोटा करेगा ना, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, तो व्हाट यू आर गेटिंग 4 एंड 5। और ये किस टर्म में? दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अभी प्रॉब्लम ये है कि 4 किसका और 5 किसका? तो बेटा जो जिसके नीचे वो उसका। तो चीपर के नीचे आया 4, तो 4 चीपर के लिए डिनोट करेगा, और 5 आया डियरर के नीचे, तो 5 डियरर को डिनोट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर है? नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, that mean will always fall between the smaller and the larger value. The mean will always fall between the smaller and the larger value. Point number 1. And this is also proved in the chapter of average, that हमेशा एवरेज जो होता है वो बीच में कहीं होगा, कहां होगा ये पता नहीं, लेकिन होगा तो बीच में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रेशियो डेनोट कर रहा है, ये किसको डेनोट कर रहा है? चीपर इज टू डियरर। चीपर इज टू डियरर, तो जो जिसके नीचे वो उसका। चीपर के नीचे 4 तो चीपर हो गया 4, डियरर के नीचे 5 तो डियरर हो गया 5। अभी हमें मिल गया रेशियो। रेशियो क्या मिला मेरे भाई? 4:5। अब हम चाहे तो इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या सर? 4 और 5 को परसेंटेज में करेंगे तो कहेंगे ना 4/9 इंटू 100, 5/9 इंटू 100, मतलब परसेंट का टोटल होता है 100, 100 को 4:5 में बांट दो, परसेंटेज में करना है तो। और अगर नंबर्स में करना है तो टोटल नंबर को 4:5 में बांट दो, आंसर आ गया। हमने क्या सीखा कि हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा? चीपर को पहले, मीन को बाद में, फिर डियरर। स्मॉलर टू हायर का रेंज में चल रहे हैं। डिफरेंसेस निकाले चीपर और मीन के बीच में, डियरर और मीन के बीच में। एक वैल्यू आया, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया उसको हम किस नाम से रेफर किए? तो जो जिसके नीचे आया उसको हम वो कह दिए। चीपर के नीचे 4 आया तो चीपर को 4 कर दिए, और डियरर के नीचे 5 आया तो कह दिए डियरर 5 है। तो मेरे पास एक्चुअली मिलता है रेशियो। अब हमें जरूरत पड़े तो रेशियो को परसेंटेज में करना पड़े तो उसको परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर मुझे टोटल वैल्यू दिया रहेगा तो टोटल वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो को बांटना इज नॉट अ बिग डील। पक्का बात। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप इस खेल को खेलेंगे जिसको हम एलिगेशन कहते हैं, बेस जो होगा वो सेम होना चाहिए। बेस शुड बी सेम। क्योंकि देखो रेशियो में हम पढ़े थे कि जब भी कोई चीज को कंपेयर करते हैं तो रेशियो बेस सेम होना चाहिए। तो जब यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं चीजों को तो बेस को सेम करना है। मतलब अगर चीपर मेरा कॉस्ट प्राइस में है, डियरर मेरा कॉस्ट प्राइस में है, तो मीन को भी कॉस्ट प्राइस में होना पड़ेगा। अगर चीपर मेरा सेलिंग प्राइस है, डियरर मेरा कॉस्ट प्राइस है, मीन मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो मेरा ड्यूटी रहेगा कि चीपर के सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करें और फिर लगाते रहे एलिगेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? तो कुछ टेक्निकल टर्म्स है बेटा, मैं फिर कहता हूं बहुत आसान होता है ये फॉर्मूला को सीख लेना, लेकिन कब कहां लगाना है ये जब तक नहीं पता तो शॉर्टकट सक्सेस नहीं दे सकता। चलिए अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
हमने कुछ 15-20 क्वेश्चन लाया है। ऑन कंबाइनिंग टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग 25 and 40 मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन एन एग्जाम, द रिजल्टेंट ग्रुप हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 30। नाउ दो ग्रुप है, एक ग्रुप का वैल्यू है 25, एक ग्रुप का वैल्यू है 40। मतलब मैं कह दूंगा ये स्मॉलर वैल्यू, ये हायर वैल्यू, दो ग्रुप है ना। और मुझे ये पता है कि दोनों ग्रुप को कंबाइंड करेंगे तो एवरेज जो होगा वो 25 और 40 के बीच में होगा, प्रूफ भी हो रहा है। यस, तो मेरा लॉजिक क्या है, 25, 30, 40, चीपर, सॉल्व करेंगे कितना आया 5, सॉल्व करेंगे कितना आया 10, रेशियो को सिंपल करेंगे क्या आया 2:1, क्या आया 2:1। क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप। तो मेरे को क्या करना है, फर्स्ट इज टू सेकेंड बताना है। क्या बताना है, फर्स्ट ग्रुप टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप। अब मेरे को ये बताओ, इस 25 को तुम फर्स्ट ग्रुप बोला था, इस 40 को तुम सेकेंड ग्रुप बोला था ना, यस और नो मेरे भाई। 2 किसके नीचे आया, फर्स्ट ग्रुप के नीचे आया तो F2। 1 किसके नीचे आया, सेकेंड ग्रुप के नीचे आया 1। देखो बहुत आसान था बता देना कि लो मेरे भाई आंसर आ गया, बट अगर तुमको ऑप्शन नंबर ई 1:2 दे देता तो शायद उस मोमेंट ऑफ टाइम पे तुम कंफ्यूज हो जाते। मान लो क्वेश्चन अगर ये रहता कि फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड ग्रुप इज टू फर्स्ट ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप का वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट ग्रुप का वैल्यू क्या है 2, तब मेरा रेशियो क्या हो जाता 1:2, तब मेरा आंसर 1:2 टिक होता। अभी मैं तुमको एक बात बताता हूं, आप जब कई किताबों को पढ़ेंगे, कई लोगों को फॉलो करेंगे, सबको पता है ये CMD वो पढ़े हैं या किताब में भी देखे। कई बार आपको दिखता होगा कि क्वेश्चन अचानक से DMC करने लगता है, ऐसा क्यों, तो उसके पीछे रीजन है ना, होगा रीजन तभी तो कर रहा है वो, गलत तो है नहीं। मैं कहता हूं ये सब को भूल जाओ, तुम अपने नॉर्मल कंसेप्ट को पकड़ो। CMD क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो रहेगा, क्वेश्चन अगर बोला फर्स्ट इज टू सेकेंड तो तुम फर्स्ट इज टू सेकेंड करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा सेकेंड इज टू फर्स्ट तो अपने रेशियो को घुमा देगा, आंसर आ गया। तो जो वो घुमा रहे हैं वही तुम करोगे, लेकिन तुम लास्ट में। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 kg of rice at ₹6 per kg is mixed with 4 kg of rice to get a mixture worth ₹7 per kg. Find the price of the costlier rice. तो इसको बड़ा देखो सिंपल लॉजिक पे चलते, 5 kg राइस जिसका प्राइस है ₹6, वो कितना रुपया बना, ₹30। मिक्स किससे हुआ, 4 kg राइस से जिसका प्राइस हमको नहीं पता, तो हम कह दे कि 4x हुआ। और जो मिक्सचर है वो कितना रुपया केजी है, ₹7 केजी है। और टोटल क्वांटिटी कितना है 9 kg, तो 9 × 7 कितना हो गया 63 रुपीज। कोई दिक्कत, 5 kg, ध्यान से देखिए 5 kg ऑफ राइस एट ₹6 पर केजी, ये मिक्सचर का कंसेप्ट है, एलिगेशन नहीं। 6 4 kg राइस, दिस 4 kg राइस का ही तो पूछा प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर राइस। अब आप सोच सकते हो कि सर कॉस्टलियर 6 से बड़ा होगा ऐसा कोई जरूरी है। देखो बेटा जब एक प्राइस 6 है, एवरेज प्राइस 7 है, तो बड़ा वाला 7 से बड़ा होगा ना, समझ में आ रहा है। तो अभी ये निकल जाएगा 4x। नाउ हमको पता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू 63 माइनस 30, 4x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 8.25। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एलिगेशन लगाना है क्या सर, नहीं, लगाने वाला एलिगेशन लगा सकता है, बट ट्राई नॉट टू डू दैट, ठीक है। अभी
दो वैरायटी ऑफ राइस है, एक का प्राइस है 10 रुपया और एक का प्राइस है 12 रुपया, उसको हम किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं 1:2, तो एवरेज प्राइस बताओ। तो देखो एक तरीका ये होता है कि लेट द क्वांटिटी बी 1x एंड 2x। क्यों करेंगे, हम ये मानते हैं 1 kg और 2 kg, तो 10 रुपया पर केजी वाला अगर 1 kg है तो ये हो गया 10 रुपया, 12 रुपया वाला 2 kg है तो ये हो गया 24 रुपीज, टोटल कॉस्ट हो गया 34 और टोटल क्वांटिटी हो गया 3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 11 रुपया 33 पैसा। तो इसमें ये जो कंसेप्ट है ये मिक्सचर का कंसेप्ट है, यहां एलिगेशन का जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो एलिगेशन कर सकता हूं, दिखा देता हूं। 10 रुपया, बड़ा वाला 12, ये वाला x और रेशियो है 1:2, यही तो क्वेश्चन है। अच्छा बेटा हमने क्या पढ़ा था, दिस माइनस दिस। वैसे तो मैंने बताया था कि डिफरेंस करना है, बट प्रॉपर वे में जाओगे तो ये बड़ा नंबर है तो बड़ा से छोटा माइनस करेंगे, यानी x माइनस 10 और यहाँ पे 12 माइनस एक्स। यस और नो, ये कितना आएगा 2:1। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उससे अच्छा है, उससे अच्छा है मेरे भाई आप जो हम सिखा रहे हैं वो करो, मिक्सचर में एलिगेशन मत लगाओ, मिक्सचर को नॉर्मल रखो। जब आपसे एवरेज प्राइस पूछे तो नॉर्मल कैलकुलेशन करो। आइए क्वेश्चन को देखिए, देखो इस चीज को समझो। यहां पर मुझे क्वांटिटी पता था, रेट पता था, इसीलिए हमने एलिगेशन नहीं लगाया। इस क्वेश्चन में मुझे क्वांटिटी पता था, रेट पता था, रेट पता था, क्वांटिटी पता था, इसका रेट पता, क्वांटिटी पता था लेकिन रेट नहीं पता था तो हम लगा लिए। अब आप इधर देखोगे तो दो तरह का ऑयल है, एक का रेट है 4 रुपया, एक का रेट है 5 रुपया, और जो मिक्सचर हुआ उसका रेट है 4 रुपया 60 पैसा। अभी एक बात बताओ, और क्या बोला है यहां पर, एक का क्वांटिटी दिया हुआ है, एक का क्वांटिटी तुमको दिया हुआ है, दूसरे का क्वांटिटी नहीं पता, पक्का ना? तो क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे 4 रुपया, 4 रुपया 60 पैसा, 5 रुपया? देखो बेटा हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखना, एलिगेशन तभी लगाना, इस तीन सम्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, एलिगेशन लगाए कि नहीं लगाए। एलिगेशन तभी लगाना जब हमें चीपर का रेट, मीन का रेट और डियरर का रेट मालूम हो। इसमें चीपर का रेट मालूम था, डियरर का रेट मालूम था, मीन का रेट निकालना था, इसीलिए एलिगेशन नहीं लगाए। इसमें चीपर का रेट मालूम था, डियरर का रेट नहीं मालूम था, मीन का रेट मालूम था, रेट मालूम नहीं था, इसीलिए यहां एलिगेशन नहीं लगाए। अभी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, एलिगेशन कब लगाना है और कब नहीं लगाना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया मेरा 60 पैसा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया मेरा 40 पैसा। इसको छोटा करेंगे तो ये हुआ 2 और ये हुआ 3, रेशियो 2:3। कोई दिक्कत? पक्की बात? नाउ टेल मी, ये 2 kg वाला कौन है, ये 2 वाला कौन है, फर्स्ट वाला ऑयल है, और 5 वाला कौन है, सेकेंड वाला टाइप है। क्योंकि मैंने कहा था जो जिसके नीचे वो उसका, तो 4 के नीचे 2 है, फर्स्ट के नीचे 2 है, तो फर्स्ट हो गया 2 और सेकेंड हो गया 3। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब क्वेश्चन को समझेंगे, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल, ये कितना होना चाहिए। अगर ये 40 है तो अगर ये 40 kg है तो ये कितना kg होगा, 60 kg होगा ना। अरे मेरे भाई आइए उस कंसेप्ट को पढ़िए, 2 रेशियो के बराबर 40 kg है तो 1 रेशियो के बराबर 20 kg, तो 3 रेशियो के बराबर 20 इंटू 3 60 kg। अभी समझ में आया क्या? तो अगर टोटल क्वांटिटी देता तो तुम 2:3 में बांट देते, एक दिया है तो दूसरा निकल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है, एलिगेशन कब लगाना है। आइए इसको देखते हैं। हाउ मेनी kg ऑफ सुगर एट रुपीज दिस
must be mixed with 8 kg of sugar at rupees this, so that by selling the mixture at this gain 10%. हमको तीनों का रेट पता है, चीपर का रेट पता है 3 रुपया 60 पैसा, डियरर मतलब सेकेंड टाइप ऑफ का पता है 4 रुपया 20 पैसा, और मिक्सचर का रेट पता है 4 रुपया 40 पैसा। पहली बात क्लियर है यहां तक? तीनों का रेट पता है, एलिगेशन लगाएंगे? हाँ सर लगाएंगे। सर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व दिख रहा है, क्या सर? आप हमको बोले थे कि मिक्सचर जो होगा वो चीपर और डियरर के बीच में होगा, कहीं पे भी बीच में कहीं रेंज करेगा, लेकिन ये तो डियरर को क्रॉस कर गया, ओवरटेक कर गया। हाँ क्यों किया ये समझो। सर ये मेरे को कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे को कॉस्ट प्राइस है, और ये मेरे को सेलिंग प्राइस है सर। यानी मैंने आपको कहा था बेस शुड बी सेम, तो सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस में। अभी 10% का प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस परसेंट कितना हो गया? सेलिंग प्राइस परसेंट हो गया 110, और सेलिंग प्राइस इन रुपीस कितना हो गया? 4 रुपया 40 पैसा। तो 110% अगर 4 रुपया 40 है तो 1% क्या होगा? 4 रुपया 40 बाई 110। अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100% इज इक्वल टू 4 रुपया। सॉल्व कर लीजिए। ये तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़े हैं, अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं देखा तो जरूर हमारे वीडियो को देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में है। अब हम एलिगेशन यूज करेंगे, तो एलिगेशन में एक का रेट हो गया 3 रुपया 60 पैसा, एक का रेट मीन वाले का 4 रुपया और बड़े वाले का 4 रुपया 20 पैसा। लगाओ एलिगेशन 40 पैसा, लगाओ एलिगेशन 20 पैसा, सिंपल करो 1, सिंपल करो 2, दिक्कत? अब आपको आंसर मिल रहा होगा। क्वेश्चन में 2 किसका है सर? सेकेंड वाले का है। 1 किसका है सर? पहले वाले का है। अभी किसका क्वांटिटी दिया हुआ? ये 8 केजी किसका दिया हुआ है? इसका दिया हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 रेशो 8 केजी है, तो 1 रेशो क्या होगा? 4 केजी होगा। आपको एक ही रेशो पता करना है, आंसर होगा 4 केजी। आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही है, आपके दिमाग में चीजें उतर रही है। बहुत सारी मैं वैराइटीज ऑफ सम्स लेकर आया हूं ताकि आपको सम्स में समझ में आए, रिपीटेशन नहीं करना है हमें, राइट? चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A sum of rupees 36.90 is made up of 90 coins, 90 coins से बना है, which are either 20 पैसे और 50 पैसे। अब एक बात बताओ, इसके अंदर 2 ग्रुप है, इस टोटल अमाउंट के अंदर में हमें 2 ग्रुप दिख रहा है, या टोटल 90 कॉइन्स के अंदर में आपको 2 ग्रुप दिख रहा है, एक 20 पैसा वाला है और एक 50 पैसा वाला है, ठीक? तो एक तो तरीका ये है कि लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन बी x, तो 20 इंटू एक्स, सो 50 पैसे कॉइन विल बी 90 माइनस एक्स इंटू 50, और उसका सम कर देंगे 36 रुपीज 90 पैसा, आ जाएगा x का वैल्यू। बट मैं वो काम नहीं करता। एक रेंज हमें पता है 20 पैसा, एक रेंज हमें पता है 20 पैसा, इसको मैं कह दूंगा C, इसको मैं कह दूंगा D। सर अगर आप एवरेज प्राइस निकाल देंगे तो हम सम्स को कर लेंगे, एवरेज प्राइस मतलब मीन प्राइस निकाल दीजिए, सम्स को कर लेंगे। अच्छा भाई हमें ये बताओ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाई टोटल ना। तो टोटल सम कितना है? 36 रुपीज 90 पैसा, और टोटल कॉइन कितना है? 90 कॉइन्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 41 पैसा इज योर एवरेज? निकल सकते ना, और निकाल सकते हैं एवरेज हम, और हम निकाल दिए। लगाइए यहां पे एलिगेशन, सम्स हो गया। कितना आया यहाँ पे? 21। यहां कितना आया? 9। तो हमारा रेशियो क्या है? 9:21। इसको छोटा करोगे तो 3:7। 3 के टेबल में गया 3 टाइम्स, 3 के टेबल में गया 7 टाइम। अब 90 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:7 में, तो ये हो गया 27 कॉइन और ये हो गया 363 कॉइन्स। नहीं क्या? 90 कॉइन्स को 3:7 में बांटे,
क्वेश्चन में क्या बोला, कितने 20 पैसे कॉइन है, तो 20 पैसा किसके लिए था, 9 के लिए था, और 9 को तुम किस में कैलकुलेट किया, 27, तो आंसर विल बी 27। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे ये दिखा कि एक रेंज का वैल्यू दिया हुआ, दूसरे रेंज का वैल्यू दिया हुआ, तो क्या हम एवरेज पैसा निकाल ले, एवरेज कॉस्ट निकाल लिए, एवरेज कॉस्ट निकाल लेने के बाद हम उसका एलिगेशन कर सकते थे, हमने एलिगेशन किया, एलिगेशन करने के बाद हम उसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट किए और सम्स को सॉल्व किए। बाकी तो मैंने आपको बताया कि रेशियो अगर है तो उसको बांटना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 90 कॉइन्स को 3:7 में बांटेंगे तो 27 और 63 आएगा। अब 27 किसके लिए है, 3 के लिए, 3 किसके लिए, 9 के लिए, 9 किसके लिए आया था, 20 पैसा के लिए, तो 27 कॉइन्स इज रेफरिंग द 20 पैसे कॉइन। क्लियर, गुड। ये सम्स आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम टाइप का सम्स है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन, rabbits are 4-legged and pigeons are 2-legged. If heads are counted, there are 180, and if legs are counted, there are 448. How many rabbits are there? तो हमें यहां पे समझना पड़ेगा एक चीज। क्या समझना पड़ेगा? सर हम नॉर्मली एलिगेशन का फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते, कोई भी जगह पर आप यूज कर सकते, बट ये आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी के शायद कभी इंटरव्यू में पूछा था। एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट से एक इंटरव्यू में पूछा था, तो ऑब्वियसली कि अगर आपसे कभी एक वर्बल क्वेश्चन कोई पूछ दे तो उस मोमेंट ऑफ टाइम आप ये तो नहीं कहोगे ना कि हमें थोड़ा पेन और पेपर दीजिएगा, सर एलिगेशन पढ़ाए थे राहुल सर हमको, तो हमको एलिगेशन करना होगा। ऑब्वियसली यू कांट डू दिस ना, पक्का बात। तो देखो अगर एलिगेशन करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि स्मॉल, सबसे कम लेग किसके पास है, पिजन के पास, सबसे ज्यादा लेग किसके पास है, रैबिट के पास। एवरेज लेग क्या होगा, अगर 180 हेड्स है इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इज 180, पक्का। और टोटल लेग्स है 448, तो एवरेज निकाल लेंगे 448 बाई 180, कितना आएगा 2.4 कुछ 489, जो भी आएगा आएगा। लगा सकते हैं एलिगेशन, सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं तुमको वर्बल सिखाऊंगा, वर्बल सिखाऊंगा, समझना होगा कैसे। देखो अगर मैं ये कहूं कि रैबिट के 4 लेग है और पिजन के 2 लेग है, और इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर को निकाल ले, कॉमन लेग्स को निकाले, जो दोनों में एग्जिस्ट करता है वो है 2 लेग और 2 लेग। दोनों में कॉमन क्या है, पिजन के पास 2 और रैबिट के पास 4, तो कॉमन लेग 2 है जो पिजन के पास भी है और रैबिट के पास भी है। और जब कॉमन निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। परफेक्ट है बात। तो 2-2 लेग करके सबके पास है दोनों में, और 180 जानवर है मेरे पास, यानी 360 लेग होना चाहिए अगर हम सबके 2-2 मान ले तो। पर हमारे पास टोटल लेग्स कितने हैं, 448। इसका मतलब 88 लेग्स एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप बताओ ये एक्स्ट्रा क्या पिजन का हो सकता है? नहीं सर, पिजन का तो 2 लेग है और हमने उसके 2 लेग को ही कंसीडर किया है यहां पर। क्या रैबिट का हो सकता है? देख लेते हैं। रैबिट के हैं 4 लेग और हमने लिए हैं 2 लेग, यानी उसके 2-2 लेग अभी तक हमने लिया नहीं है। तो अगर 2 लेग करके 88 लेग्स है तो कितने नंबर ऑफ रैबिट हो गए, 44 हुए? यस और नो? कितने रैबिट हुए सर, 88 लेग्स एक्स्ट्रा है, 2-2 करके मतलब 44 रैबिट्स है। आंसर आ गया।
कोई एलिगेशन का जरूरत नहीं था, सिर्फ ये यूज करना था, लॉजिक यूज करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। अ मैन हैज 100 kg ऑफ शुगर, a part of which he sells at 7% gain and the rest at 17%. In the business, he gains 10%. Now try to understand. कुछ क्वांटिटी है, एक हिस्से को मैंने 7% पे बेचा, एक हिस्से को मैंने 17% पे बेचा, तो दो हिस्सा है जिसमें छोटा वाला 7, बड़ा वाला 17। टोटल में जो प्रॉफिट होगा वो 7 और 17 के बीच में होगा, और बोल दिया कि इन द बिजनेस, मतलब टोटल में वो 10% का प्रॉफिट कर रहा है, तो ये मीन कह सकते हैं क्या? जरूर कह सकते हो, ये एवरेज। लगाओ मेरे भाई एलिगेशन। 3, 7। अभी तुम्हारे पास टोटल क्वांटिटी कितना है? 100 kg। 100 kg को अगर 7:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 70 kg, और ये आएगा 3 यानी 30 kg। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द क्वांटिटी विच इज सेल्स एट 7% प्रॉफिट। 7% के नीचे जो होगा वही तो उसका होगा, आंसर होगा 70 kg। तो देखो प्रॉफिट लॉस में यहां पढ़ा दिया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा दिया? आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 66 kg ऑफ प्योर मिल्क इज 5:1। अब ये थोड़ा सा नया टाइप का कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। इसमें मैंने इसीलिए 2-3 सम्स लाया हूं ताकि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर। तो 2 सम्स करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट समझ में आए, आपको क्लियर हो। इसको हम रेशियो में भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि इसको एलिगेशन में पढ़े। अभी तुम्हारे पास जो मिल्क है उसका रेशियो क्या है? 5:1। मतलब तुम्हारे पास जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर क्या है? 5:1। अभी बोला कि वाटर जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5:3। ठीक। अभी यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये मेरे पास पहले का है, मतलब बिफोर एडिंग, और ये है आफ्टर एडिंग। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि आप क्या ऐड कर रहे हो। आप ऐड कर रहे हो वाटर। आप क्या ऐड कर रहे हो? वाटर। इसका मतलब आप मिल्क ऐड नहीं कर रहे हो। जब आप मिल्क ऐड नहीं करोगे तो मिल्क आपका सेम होना चाहिए, और भगवान का दया है कि यहां पर मिल्क सेम है। लेकिन अगर मिल्क सेम नहीं रहता तो तुम्हें मैंने सिखाया है कि सेम कैसे किया जाता है, एलसीएम लेकर। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर मिल्क सेम है। मिल्क क्यों सेम रखना पड़ता है? क्योंकि सर आप वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड नहीं कर रहे, तो मिल्क को बदलिए मत। क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, मिल्क में तो कोई चेंज हुआ नहीं है क्योंकि किस्मत हमारी थी। वाटर में कितना रेशियो से ऐड हुआ है? 2 रेशियो से ऐड हुआ। परफेक्ट बात है। अच्छा, यानी हमको अगर 2 रेशियो का वैल्यू निकल गया तो सम्स हो जाएगा। अब आप बताओ, ये 66 केजी जो दिया है वो किसका वैल्यू दिया हुआ? वो हमारे ओरिजिनल मिक्सचर का वैल्यू दिया, यानी 5 और 6, 6 रेशियो का बराबर 66। पढ़ाए हैं ऐसा सम्स? तो एक रेशियो के बराबर 11, और आपको कितना रेशियो का वैल्यू निकालना है सर? 2 रेशियो का, तो 2 रेशियो का वैल्यू 22। आ गया हमारा आंसर। भाई इससे इजी तरीका और कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं। क्लियर है बात?
इसको देखते हैं। आपका रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या है? 2/1। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आफ्टर एडिंग क्या है? 1:2। मतलब आपके पास है 2:1, आप चाहते हैं 1:2, तो बताओ कितना पानी ऐड करें। तो मैंने अभी आपको कहा ये मिल्क है, ये वाटर है। आप वाटर को चेंज कर वाटर ऐड होगा मतलब मिल्क को सेम करना होगा, और जब मिल्क को सेम करेंगे तो दोनों को इक्वलाइज करना होगा, यानी एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में दोनों का 2 एलसीएम आता है। अगर आप इस वैल्यू के न्यूमरेटर से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा, ये बात तो सही है। तो अभी हमारे पास नया रेशियो क्या हो गया? 2/1, और ये हो गया 2/4। और अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यस। अब आप मेरे को बताओ, मिल्क सेम हो गया, वाटर में कितने रेशियो का चेंज हुआ? 3 रेशियो का। इसका मतलब हमें 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है, और 3 रेशियो का वैल्यू तभी निकलेगा जब हमें 1 रेशियो का वैल्यू निकाल पाए, और 1 रेशियो का वैल्यू तभी निकलेगा जब हमें उस क्वांटिटी को किसी उसके रेशियो से कंपेयर करें। क्वांटिटी है 60 लीटर, किसके लिए? इसके लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3 रेशियो यानी 2 + 1 is 3 is equals to 60 लीटर, तो 1 is equals to 20 लीटर। अभी क्वेश्चन में आपको कितना रेशियो निकालना है? 3, तो 3 रेशियो कितना हो गया? 60 लीटर। हम चाहते तो डायरेक्ट बोल सकते थे, बट कई बच्चों का उड़ जाता, इसीलिए मैंने कहा कि स्लोली स्लोली चलते हैं, स्टेप को वही फॉलो करते हैं, आंसर आ गया। चीजें आपको समझ में आ रही है? ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। A trader wants to lend a part of ₹4,500 to a corporation bank at 6% per annum SI, and the other part at 15% per annum SI. If his projected income after 2 years is ₹729, then find how much should he invest in each. अब आप मेरे को बताओ, तुम्हारे पास ये टोटल सम है। टोटल सम अगर 3 हिस्से में रहता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। आपको बोला कि एक हिस्से से आप 6% का ब्याज कमा रहे हो, एक हिस्से से आप 15% का ब्याज कमा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि टोटल से जो हम कमाएंगे वो 6 और 15 के कुछ बीच में होगा। ये बात तो ऑब्वियस है, ये हम कई बार सुन चुके हैं सर आपसे। लेकिन हमको यही नहीं पता कि वो कितना कमाएंगे। लेकिन एक बात यहां पता है कि 2 साल यानी 2 साल में आप कितना रुपया कमा रहे हैं? 729। तो अगर मैं इसका रेट निकालू कि 729 रुपया इंटू 100 बाई P इंटू टी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है। तो R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। SI कितना 2 साल में? 729 इंटू 100। P कितना है? 4,500 रुपया, क्योंकि टोटल पे आप 729 रुपया 729 रुपीज कमाए 2 साल में। सॉल्व करेंगे, 9 से गया 5 टाइम्स, 9 से गया 81 टाइम्स, 5 2 जा 10, यानी ये वैल्यू हो गया 8.1%। कितना आया मेरे भाई? 8.1%। समझ में आ रहा है आपको? अब हम एलिगेशन लगाएंगे अपने नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से। ये कितना आया? 2.1, और ये कितना आया? तो 6.9, अगर मैं सही हूं तो। अब डेसिमल यहां पर भी एक प्लेस में, यहां पर भी एक प्लेस में, तो रेशियो करने के लिए डेसिमल को हटा देंगे। 3 से गया 7 टाइम्स, 3 से गया 23 टाइम्स। अब अपने 4,500 को बांट दो 23:7 में, आपका आंसर आ जाएगा, पक्का आएगा मेरे भाई, राइट। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट, जहां पर हम आपको 3 क्वांटिटी को मिक्स करने का तरीका सिखाएंगे। कितने क्वांटिटी को? 3 क्वांटिटी को मिक्स करने का तरीका सिखाएंगे।
राइट। कैसे? इन what proportion में 3 kinds of cashew nuts worth rupees 327, 329 and 332 per kg be mixed to produce a mixture worth rupees 330 per kg? क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं मान लेता हूं, मैं तीनों का एक नाम दे देता हूं। ए जो है वो 327 है, 327, बी इज 329 और सी इज 332। अब हमें लगाना है, और मिक्सचर प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 330। हमें लगाना एलिगेशन ही है, लेकिन एलिगेशन में हमने पढ़ा था कि सी और डी और मीन होता है, मतलब दो के बीच में मीन होगा। मीन तो मेरा हर केस में यही होगा 330। बट हमें ये खोजना होगा कि ये 330 किसके बीच में आता है। तो आप कहोगे ए एंड सी के बीच में आता है। ए 327, सी 332, तो इसके बीच में एलिगेशन होगा, या इसके बीच में एवरेज होगा 330। मैं क्या कहा? वी हैव द मिक्सचर प्राइस। व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू चेक द मिक्सचर किस दो के बीच में रेंज कर रहा है। तो आपने देखा ए और सी के बीच में। अभी कई बच्चे को ये दिख रहा होगा कि सर बी एंड सी के बीच में भी तो आ रहा है, इस दो वैल्यू के बीच में तो 330 आता है ना? हाँ सर, इस दो वैल्यू के बीच में भी 330 आता है ना? तो आप भी सही हो, हम भी सही है। अच्छा, ये बात तो सही है ना कि ए एंड बी के बीच में 330 नहीं आएगा। तो दो चीजों के बीच में ये रेंज करे। तो आप भी सही हो, हम भी सही है, इसीलिए हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, हम दोनों के एलिगेशन को लगाएंगे। तो ए और सी, ए मतलब 327, सी मतलब 332, और दूसरा एलिगेशन लगेगा बी और सी में 329, 330, 332। आई रिपीट, मेरा मीन हर सिचुएशन में वही रहेगा, सिर्फ आपको ये पता करना है कि ये किस दो के बीच में रेंज करेगा विथ योर गिवन डेटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आया 3, ये आया 2, ये आया 1, ये आया 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 327 ए है, 332 सी है, 329 बी है और 332 सी। पक्का बात? एलिगेशन में हम जानते हैं कि जो जिसके नीचे वो उसका हो जाएगा। तो ए के नीचे क्या है? 2, बी के नीचे क्या है? 2, सी के नीचे क्या है? सर सी के नीचे तो 3 भी है और 1 भी है, तो दोनों को प्लस कर दो। कितना आ गया? 4। एलिगेशन क्या बना? 2:2:4, दैट इज 1:1:2। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, मीन प्राइस को खोजो कि किस दो के बीच में रेंज करेगा। एक हमेशा रेंज करेगा सबसे छोटा सबसे बड़ा के बीच में, और एक कहीं और रेंज करेगा। उस रेंज के बेसिस पे एलिगेशन करो। जो चीज 2 बार आया, हो सकता है ए 2 बार आया, हो सकता है सी 2 बार आया, कोई भी एक विद 2 बार आएगा। जो 2 बार आया उसको सम अप कर दो और फिर सिंपल करके रेशियो निकाल दो। कंसेप्ट क्लियर है सर? सर मान लीजिए यहां पर पहले एक ऐसा रेशियो आता है जो सिंपलेस्ट करने का जरूरत होता है, तो सिंपल करने के बाद सम अप करेंगे कि पहले सम अप करेंगे? सर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ही करना, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आई गेस मैंने अपने हिसाब से अटमोस्ट एलिगेशन के सम्स को कवर किया। अब आपको कुछ सम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप होमवर्क में करेंगे, और संडे इसके डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल। आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम और ग्रो करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम सच में ग्रो करेंगे, एंड दैट विल ओनली हैपन विथ योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, टेक केयर।